आज मैं आपका मैट्रिक्स टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक क्विक रीकैप करूँगा, हर एक चीज़ फुल डिस्कस मैं नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी रीकैप करूँगा ताकि जो पहले से पढ़े हुए बंदे हैं उनको सारा चीज़ बहुत ही कम टाइम में सब याद आ जाए। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस उतना ही करेंगे जितना से हमें कंटेंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो सिंपली मैं सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच बताऊंगा, मैं कोई डेफिनेशन ये सब नहीं बताऊंगा, वो सब सभी को पता होता है और वो सब उतना काम का भी नहीं होता है। मैथमेटिकल अप्रोच जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि यहाँ A=A11 है, A=A12 है, A=A13 है, और फिर A21 है, A22 है, A23 है। तो ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं रो। जो भी ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट है उसको कॉलम बोलते हैं। अब इसको डिनोट करते हैं, ये पहला है तो R1 से मतलब रो 1, और ये दूसरा है तो R2 से। इसको डिनोट करते हैं C1 से, इसको C2 से, और इसको C3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये सबको पता होगा, आई नो। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है ऑर्डर उसको हम लिखते हैं रो बाई कॉलम। तो इसका रो है 2 तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई कॉलम, इसका 3 है तो 3। अब यहाँ 2 × 3 लग रहा होगा आपको, पर इसको हम लोग 2 × 3 ही लिखते हैं, पर पढ़ते हैं 2/3। तो ये है 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें 2 कॉलम है और 3 रो है। ये साफ एकदम बेसिक था। अब चलिए हम इससे ऊपर थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोल देगा, एक अच्छा क्वेश्चन ही उठा लेते हैं चलिए ताकि सबको क्लियर हो जाए। अगर बोल देगा Aij=I+2j है और आपको 2/3 का एक रो बनाना है। ठीक है, तो आप पहले लिख लीजिए 2/3 का बनाना है, मतलब 2 रो होना चाहिए उसमें। तो मान लीजिए आप कोई ऐसा A बना रहे हैं जिसमें 2 रो होगा, तो A11 A12 और 3 कॉलम होगा, तो A13 फिर A21 A22 और A23। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें I 1 होगा और J अगर 1 होगा तो क्या होगा, 1 + 2 × 1 3। अगर I 1 होगा और J 2 होगा तो 4 + 1 5, और I 1 होगा और J 3 होगा तो 7। तो ये हो जाएगा 3 5 7। वैसे ही I 2 होगा और ये 1 होगा तो 2 2 4। फिर यहाँ अगर 2 होगा और 2 होगा तो 6, और यहाँ 2 होगा और 3 होगा तो 6 2 8। तो ये आ गया आपका कॉलम। सबसे बेसिक क्वेश्चन था, एकदम इजी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई इधर उधर का झंझट नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड्स में भी आने के चांसेस होते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या है यार कि टॉपिक के नाम वाम पे मत जाइए, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच आपको जानना है वो सीखिए। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कंडीशन होते हैं, इसके 2 कंडीशन होते हैं। देखिए एक सबसे बड़ा कंडीशन तो इसका होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट वैलिड होगा। ठीक है, और ये अगर ऑर्डर सेम है और तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये बात कहता है कि ऑर्डर अगर सेम है और इक्वल है मैट्रिक्स तो उसका एलिमेंट भी सेम होगा। इसी पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए 2 3 4 और 7 है, क्वेश्चन है ये आपका =x y 4 और 5 है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि x क्या होगा या फिर y क्या होगा। तो देखिए यहाँ 4 और 4 सेम है। पहले तो देखिए ऑर्डर सेम है, दोनों 2:2 का है, तो ऑर्डर सेम है तो हम यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हो गया 4 × 4, देख लीजिए एलिमेंट सेम है, यहाँ सेम है, मतलब वैलिड हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि एलिमेंट सेम होगा। यहाँ बीच में इक्वालिटी का साइन है और ये दो मैट्रिक्स है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से ही हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब थोड़ा स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि भैया अच्छा वो केस बता दीजिए जिसमें ये वैलिड नहीं होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए 2x 5y, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 5 to 7 और 9, और आपसे पूछा है कि बताइए x इक्वल टू क्या होगा और y इक्वल टू क्या होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस केस में ये वैलिड नहीं होगा, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ऐसा मत कर दीजिएगा बोर्ड्स में कि देखिएगा अच्छा ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल है, तो ये वाला इक्वल होगा इसके, ये वाला इक्वल होगा इसके। ये गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एलिमेंट सेम है ही नहीं। यहाँ जो 5 है और यहाँ 2 है, ये अगर नीचे और ये ऊपर होता तब ये क्वेश्चन वैलिड होता। इसने पहले ही अपना सेकंड वाला रूल तोड़ दिया, जो कि एलिमेंट इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ कोई भी एक्स एंड वाई ऐसा नहीं है जो इस दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सके। तो आपका आंसर होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5। ऐसा कोई भी ये नहीं है x और y का वैल्यू जिसके लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो सके। देखिए और ऑर्डर तो दोनों का सेम ही था, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, मतलब ये पहला जो प्रॉपर्टी था वो फॉलो कर रहा था, या फिर रूल बोल लीजिए वो फॉलो कर रहा था, पर दूसरा ये नहीं कर रहा था, इसलिए ये नहीं हुआ। तो चलिए अब दूसरा कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया। अच्छा मान लीजिए कि एक ये क्वेश्चन है 2 3 1 5 3 x, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है इक्वल टू 5 4 y 2। अगर ये है और पूछा जाए कि कौन से x एंड y के लिए ये वैलिड होगा, तो देखिए इसका ऑर्डर 2:3 और इसका ऑर्डर 2:2 है, तो ये तो पहला ही प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो रहा है। तो सिंपल इसका x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा आंसर। ये कोई भी वैल्यू के लिए ये 5 है, 0 नहीं है। 5 मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू के लिए ये x और y सेटिस्फाई नहीं करेगा, और कोई भी x और y वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा स्टैंडर्ड देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मान लीजिए x प्लस वाई है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ x माइनस वाई है। ये कोई मैट्रिक्स है, वो इक्वल है 5 2 3 1 के, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से तो ये भी बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि 2:3 का है, 2:3 का है। चलिए फर्स्ट केस वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एलिमेंट्स देखिए 2 2 सेम है, जो वेरिएबल है उसको नहीं देखिए, पहले जो कांस्टेंट है उसी को देखिए। 3 3 सेम है, मतलब ये सेम है, ये सेम है। तो अगर ये इक्वल टू ये हो जाए और ये इक्वल टू ये हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू अगर 5 हो जाए और x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाए तो काम बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, ये आप क्लास 10th में सीखे ही होंगे और अभी आप 12th में, तो होप आपको आना चाहिए। ये एक आंसर हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 3, और कोई भी इक्वेशन में 3 पुट कर लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर लिया, तो x के जगह पे अगर 3 पुट कर लिया तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो सिंपली आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ, मतलब इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज और बहुत सारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं बोलना चाह रहा था। उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी, उसके मतलब मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ रो हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए 2 5 7, ठीक है। ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ रो है। मान लीजिए 4 5 7 जिसमें सिर्फ रो हो, मतलब कि
एक रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे देखिए रो एक है कॉलम तो 1 2 3 मान सकते हैं, तो ये 1:3 है, ये भी 1:3 है। मान लीजिए 1 और 2 मान लिया मैंने, तो ये 1:2 है। मतलब एक रो होना चाहिए और कॉलम कितना भी हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे ही देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलता है कि उसमें एक कॉलम हो, बाकी रो कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स 4 5 7 या फिर 2 9 2 कुछ भी। ठीक है, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो तो आपका 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। यहाँ पे भी रो 3 है और कॉलम एक ही है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो हो, बाकी जितने भी कॉलम हो कोई मतलब नहीं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो, बाकी कितने भी रो हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो आसान था। चलिए, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब एक आता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर होता है एक्चुअली, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। वैसे बात तो सेम ही है लगभग। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये बात बोलता है कि जिसमें आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उसको बोलते हैं। जैसे देखिए 5 7 2 2 3 5, ये कोई मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका रो देखिए 2 है और कॉलम 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखिए ना, मान लीजिए आपने लोअर क्लास में रेक्टेंगल पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो यहाँ भी ये दो इक्वल है और ये दो साइड मतलब अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। अगर स्क्वायर फॉर्म करना होता तो देखिए कुछ ऐसा होता, मतलब नंबर सेम नहीं कुछ भी, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर जैसा शेप फॉर्म कर रहा है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, याद करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं केस आपको लिखवा के बोल दूँ तो देखिए Aij शुड नॉट, मतलब हाँ इसका ये होना चाहिए, मतलब ऐसा केस होगा, ये वाला केस होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, और आप ऐसा समझ लीजिए ये वाला केस होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी बता ही देता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपने समझ ही लिया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो जैसे 2 3 5 7 ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, 5 4 7 9 ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 3 5 4 7 9 2 7 1 ये हो गया आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो गया 3/3 ऑर्डर का, ये हो गया 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाला है वो ये है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस कौन सा होता है। प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस वो एक्सिस होता है, देखिए डायगोनल तो समझ में आ रहा है कि चलिए ये डायगोनल, तो आप बोलेंगे ये भी तो डायगोनल हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस हमेशा इधर लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में एंड होता है, वही होता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। ये हो गया, ठीक है, ये वाला। और देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बनेगा, रेक्टेंगल के केस में नहीं बनेगा। जैसे 2 3 1 5 7 2 इसमें कैसे डायगोनल बनाएंगे, ऐसे तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स का होता तभी तो बना पाते, कि इसको लें या फिर इसको लें, बहुत कन्फ्यूजन है। वैसे ही डायगोनल ऐसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखने में अच्छा भी दिख रहा है कि अच्छा ये 3 आ गया डायगोनल में हो गया, ये वाला गलत है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस नहीं है, ये है प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। नहीं बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे ये सबको। ठीक है, ये सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसके आगे वाला मैट्रिक्स में बताता हूँ। इसके आगे आपको जो मैट्रिक्स पढ़ना है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको वो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि सिर्फ उसमें डायगोनल दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और कौन सा डायगोनल, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जो अभी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है सिर्फ वही दिखना चाहिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल का आप मतलब समझिए प्रिंसिपल डायगोनल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये वो किस में होता है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सब जीरो। मान लीजिए ए इक्वल टू कहीं ऐसा लिखा है 2 5 7 0 0 0 0 0 0, तो यही हो गया आपका
डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल्स है, बाकी सब 0 0 है, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए क्योंकि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका 2 0 5 0, ये भी हो गया आपका 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इससे आगे देखने से पहले इसी चीज़ को ना ऐसे भी लिखा होता है DIAG 257। ठीक है, और बीच में कॉमा भी होता है, तो इसका मतलब यही है कि डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 257 है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए ये वाला बात हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो भी बहुत आसान है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना वो सेम हो जाए। इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, कोई भी मतलब एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सब 0। और यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है। जैसे देखिए, हम हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना, हर स्क्वायर को रेक्टेंगल, क्योंकि इसका सारा रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी ये है। वैसे ही हर स्केलर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। क्यों? देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स आपका हो गया ये वाला चीज़ जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए, बाकी और कुछ नहीं देखना। अब देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए और ये सब 0, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हाँ, वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पूरा ही इक्वल हो जाए, उसी का स्पेशल केस है। और एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, इसी में बताता हूँ मैं यूनिट मैट्रिक्स। मैं जल्दी जल्दी रिकैप करवा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको सारा प्रॉपर्टी याद हो जाए। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए, यूनिट मैट्रिक्स में आपका ये डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना वो 1 1 हो जाता है, बाकी सब 0। इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको दिखाते भी हैं, इसका प्रॉपर सिंबल होता है। जैसे I3 लिखा हूँ ये मैं, I2 क्या होगा, I3 मतलब ये 3x3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स का यही बात होता है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 होता है और बाकी सब 0। ठीक है, अब I2 अगर लिखना है, I2 कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। और कौन सा मैट्रिक्स है, वो यूनिट मैट्रिक्स है। I2 का मतलब ये हो गया, शॉर्टकट में इसी को हम लिखते हैं I2। ठीक है, अब एक और यहाँ कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो मतलब याद रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आता है। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम आई मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हम आई मल्टीप्लाई किए, वो भी 2 ऑर्डर का है, तो ये हमेशा ए ही आएगा। जैसे करके देख लेते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। अच्छा, चलिए ये वाला प्रॉपर्टी मैं आपको बाद ही में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे और मैट्रिक्स देख लेते हैं जो होता है। एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सिंपली क्या है कि उसका पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, मतलब जितना भी वो है वो सारा 0 हो जाएगा। नल मैट्रिक्स के लिए भी एक सिंबल होता है जो कि होता है O। अब अगर O2 लिखा हुआ है तो अब देखिए, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे डायगोनल से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है 4 0, और मतलब 2:4 ऑर्डर का या फिर 2:2 ऑर्डर का। ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स में जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके 0 उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो चलिए, नल मैट्रिक्स भी हो गया एकदम जल्दी जल्दी। अब एक और होता है जिसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली, आप एग्जांपल से समझिए कि ऊपर में आपका ट्रायंगल बनेगा, सिंपल। तो ऐसा आपका ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे सारा एलिमेंट्स जो भी होगा वो 0 0 होगा। तो देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, 2 3 7 4 5 9 और 0 0 0। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल बना
कुछ भी नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर एक ट्रायंगल बना था, इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एक्सिस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। चलिए तो अब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका जहाँ पे नीचे देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आपका एग्जांपल हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका होगा जहाँ नीचे में ट्रायंगल बने। तो देखिए नीचे पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ और बाकी जो भी वो होगा उसको 0 0 0 लिख देंगे। तो यहाँ कुछ भी लिख दीजिए आप, 2 5 7 5 4 9। तो एक ये ट्रायंगल बन गया देखिए नीचे, और बाकी 0 0 0। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपका एग्जाम्पल, जिसमें नीचे ट्रायंगल बना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बस जस्ट रिकैप करवाते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे लगभग हमने सारे तरह का मैट्रिक्स ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं ऐड वैड करने के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होता, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में लोगों को दिक्कत होता है। तो चलिए सिंपल एडिशन क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ये सब में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है 2 4। देखिए एडिशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जो कि एक ही कंडीशन है जो फॉलो होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ये चीज़ है तो आप कोई भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3 4 5 6। आप इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो इसको आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। वही मान लीजिए कि ये है 1 2 4 5, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, 2/2 है। तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 4 4 8 और 5 5 10। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, इतना ईजी है, ठीक है। वैसे इसमें कोई किसी को तो दिक्कत होता नहीं है। अच्छा चलिए मैं एक जनरल रिजल्ट ही लिख देता हूँ जो आप लोग यूज कर लीजिएगा। ABCD है और मान लीजिए यहाँ प्लस माइनस है। ये कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, कैसा भी, लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए KLMN है, तो ये हमेशा इक्वल होगा A प्लस K। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो A प्लस माइनस K, B प्लस माइनस L जो भी क्वेश्चन के हिसाब से है, C प्लस माइनस M और फिर D प्लस माइनस L। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये एलिमेंट को प्लस कर, अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस करिए और माइनस होगा तो माइनस करिए। सिंपल, इतना ईजी है। चलिए अब मैं आपको इस पर उतना सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। अब मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ कि अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका A है 4 5 2 7, ठीक है। और आपसे किसी ने पूछ दिया 5A कितना होगा, तो आपको इसमें 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5A अगर आप 5 इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 5A इक्वल टू क्या होगा। अगर ये बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है ना, तो वो सारे अंदर के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब जो भी चीज़ बाहर है वो सारे एलिमेंट अंदर के सारे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी कुछ उतना रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन CBSE के हिसाब से। मान लीजिए कि आपका 2x प्लस 3y हो गया 2 3 4 0, यही मान लीजिए, ठीक है। और 3x प्लस 2y अगर आपका हो गया -2 2 1 और -5। तो इसको आप नॉर्मली जैसे बोर्ड्स की तरह सॉल्व करते थे कि इधर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, इधर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता था, तो उसको आप सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही करना है। अब इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों? ताकि 3 2 जा 6 हो और 3 2 जा 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाए आराम से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लिखो कि ना लिखो, चलिए कर ही देते हूँ। एक क्वेश्चन है इनिशियली, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा आपको समझ में आया ना, ये 3 से सब, अगर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी होगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और ये हो गया। वैसे ही यहाँ 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y इक्वल टू यहाँ -4 4 2 और -10,
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज होता है, तो ये गया 9 - 4 5y, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस ऑफ -4 मतलब 10 सॉरी 6 माइनस ऑफ -4 मतलब 10, 6 माइनस ऑफ -4 मतलब 6 + 4 10, और यहाँ पे 9 - 4 तो हो जाएगा 5, 12 - 2 तो वो हो जाएगा 10, और 0 माइनस ऑफ -10 तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए ये y यहाँ डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ इसको y को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारा रिजल्ट आया था 5y = 10 5 10 और 10, तो यहाँ पे y क्या होगा? y हो जाएगा आपका 2 1 2 2। क्यों? क्योंकि देखिए ये 5 को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ से 5 हुआ तो ये 1/5 होगा। अब ये सब में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 10 × 1/5, तो यही रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट आ गया तो इसको यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। ये रिजल्ट को लाके यहाँ पे पुट करिए और फिर उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा x का आंसर। वैसे मैं x का आंसर बता देता हूँ, आप लोग ज़रूर खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। x का आंसर मुझे तो ऐसे नहीं पता होगा, चलिए कैलकुलेट ही कर देता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट ही कर देते हैं, 2 2 1 1 है तो 2x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 6 6, ये हो जाएगा = 2340, ये है। अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 0 4 - 6 -2 और 0 - 6 -6, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा -2 0 -1 और -3, तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। x का वैल्यू आपको आ गया -2, देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, x का वैल्यू -2 0 -1 और -3, ये हो गया आपका x का आंसर, और y का इससे पहले आया ही था। तो ये हो गया आपका बोर्ड्स लेवल का मतलब अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं बोर्ड्स लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो अब चलिए आगे का कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आप समझिए कि आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता रहा था आपको, वो सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा एक एक हर एक चीज़ में अच्छे से, इसमें थोड़ा धीमे धीमे बताऊंगा और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा टॉपिक। देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होता है, मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको aij को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा और क्या आएगा? तो देखिए ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा a, यहाँ कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी, मान लीजिए p, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और फर्स्ट एलिमेंट आपका होना चाहिए j, मतलब इसका जो सेकंड है और इसका फर्स्ट वो सेम होना चाहिए। एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए अब ये क्या है, ये ऑर्डर है, मान लीजिए 2 3 5 7, तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, और ये है 2 3 5 2 7 9, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो देखिए ये क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये और ये सेम होना चाहिए। अगर ये और ये सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। सिंपल सा यही फंडा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा इधर उधर ना सोचे, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। सिंपल सा यही फंडा है। और देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा ना, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बना B, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जैसे ये दोनों सेम है तो इसको आप भूल जाइए, और इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका I × P, इसका ऑर्डर हो जाएगा I × P। तो इस एग्जाम्पल से देखिए तो इसमें जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 × 3, तो जो भी आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं,
एक रो सेलेक्ट कर लिया और एक कॉलम और प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रो का फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, तो 3 2 जा 6, ये हो गया। अब ये एक हो गया। फिर दूसरा इसी रो के फर्स्ट मतलब इसी रो को ये C1 से R1 को हम C1 से मल्टीप्लाई किए, फिर R1 को ही C2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और प्लस 3 7 3 जा 21, ऐसे करते हैं। फिर यही R1 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 9 3 जा 27। तो ये हो गया आपका, ये तो सिर्फ फर्स्ट हुआ। और आपका अब फिर सेकंड को, तो ये R2 को अब फिर C1 से, फिर R2 को C2 से और R2 को C3 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए, सिर्फ यही करना है आप सोचिए। तो इसको 5 2 जा 10 प्लस 7 2 जा 14, फिर 5 3 जा 15 प्लस 7 7 जा 49, फिर 5 5 जा 25 और 9 7 जा 63। अब आप बस इसको जोड़ के लिख दीजिए और जो आएगा वही मैट्रिक्स। जैसे देखिए 6 4 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 37, यहाँ हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 50 64 और ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, तो इसमें 2 रो हैं तो 2 और कॉलम 3 है, 1 2 3, तो 3। इसका ऑर्डर देखिए मैच कर गया ना इससे जो मैंने बोला था, तो वही चीज़ होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है सारा काम। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो इस पे मैं बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकता हूँ, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप बोझ के बच्चे हैं तो आप RD शर्मा से प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारा वेस्ट ही है, समझिए। मैं आपको जल्दी जल्दी रिकैप करवा रहा हूँ बस, ठीक है। मैथ्स में असली चीज़ होता है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए, तो एक और बहुत ही कॉमन सा एग्जाम, मतलब बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 2 1 3 और 4 5 7, मान लीजिए ये हमने लिया। तो अगर पहले तो आपको ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा या फिर नहीं, वो होगा तभी आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसीड करिएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका ऑर्डर क्या है, ये 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3:1 है इसका ऑर्डर। और इसका ऑर्डर क्या है, ये देखिए एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ये है। तो देखिए ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, तो ये इसका मतलब कि मल्टीप्लाई होगा। और होने के बाद जो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा, 3:3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए करते हैं, इसके R1 से इसके C1 C2 और C3 को तीनों को अलग अलग करना है। तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, फिर 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, फिर 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वही ऑर्डर का आता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए RD शर्मा से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है। देखिए a = अगर 3 1 -1 और 2 है, तो आपको प्रूफ करना है कि a² -5a और +7 = 0 होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोझ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसी सेम चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, a² -5a और +7i। अब इसका प्रूफ मैं अभी यहीं दे देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं i से, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, तो वो वही रह जाता है। तो आप समझिए कि यहाँ जो 7i है इसका मतलब हुआ क्या। देखिए ये 7i को आप ऐसे लिख सकते हैं 7। अब i डिपेंड करता है कि ये किस मैट्रिक्स का है। तो देखिए ये कौन सा i से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये होगा। तो ये क्या है, 2 × 2 का है, तो यहाँ i2 लिखिए। अब 2 में ये हो जाएगा, देखिए
I2 मतलब क्या कि उसका डायगोनल, ये मतलब डायगोनल तो सेम होना चाहिए और बाकी सब जीरो। तो देखिए अगर आप इसको मतलब सॉल्व कीजिएगा तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका वही आएगा। देखिए 707 और नहीं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये आप कोई भी मल्टीप्लाई करें या फिर वो डिवाइड करें, मैट्रिक्स आपका वही रहता है। यहाँ से फिर 7 कॉमन ले सकते हैं तो बाद आपका वही आ जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए बात ऐसे भी क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ना वो सेम होता है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ आप I2 कोई से भी वो कर सकते हैं, मतलब आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसा मान के ही चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 -1 और 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर इसको इससे तो -1, फिर इसको इससे 3 और इसको इससे +2, फिर इसको इससे -3 और इस वाले को इससे। देखिए कंफ्यूजन होता है, इसको इससे मत कर दीजिएगा, इस वाले को इससे। अगर कहीं ऊपर गलत हो गया एक बार चेक कर लेते हैं। इसको इससे, फिर इस दोनों को इससे, ठीक है, तो -1, फिर इसको इससे और इस दोनों को तो -2, फिर इसको इससे -3 और फिर इसको इससे, तो हो जाएगा आपका +4, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 1 8, 5 -5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1। तो ये आ गया 8 5 -5 और 1 आ गया। यहाँ कुछ मैंने गलती कर दिया है क्या, -1, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए जब इसको इससे किया तो -3 और इसको इससे तो -2, एकदम सही। पर इसको इससे करेंगे तो यहाँ -1 होगा, ठीक है। और फिर इसको इससे करेंगे तो 4 होगा, तो 4 - 1 आपका होगा 3। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए आप सिंपल याद रखिए, पहले एक रो चूज कर लीजिए और उसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बीच में प्लस या फिर माइनस जो भी होगा वो आएगा, जब तक वो ख़त्म ना हो जाता। तो एक रो चूज कीजिए, फिर उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर दूसरा रो चूज कीजिए और उसको भी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हमारा ए स्क्वायर का तो वैल्यू निकल गया, इसको हटा देते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया माइनस, अब 5a क्या होगा, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे एलिमेंट से। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका आया है 8 5 -5 और 3। -5a का वैल्यू देखिए, माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 5 -5 और 10, तो -5a का वैल्यू आपका ये आ गया। और 7i2 को तो मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे i को कैसे लेना है, 2:2 के उसमें लेना है, फॉर्म में, ऑर्डर में, फॉर्म में नहीं ऑर्डर में। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 8 - 15 क्या होगा, -7, 5 - 5 0 हो जाएगा, -5 -5 0 हो जाएगा, और 3 - 10 तो -7 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 0 0 7, और फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 0 0 0 0 फाइनली मैट्रिक्स आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। इसी को तो आपको प्रूफ करना था कि ये इक्वल टू 0, जो कि आराम से प्रूफ हो गया। तो ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन मान के चल सकते हैं प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स में इसमें 2-3 नंबर के तो क्वेश्चन आराम से इससे बन सकते हैं, इस टॉपिक से, ठीक है। और आते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते भी है इस टॉपिक से बोर्ड्स में क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक अच्छे से। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, इसमें अलजेब्रा का कोई रूल काम नहीं करता। कहने का मतलब कि अगर ए बी है तो अलजेब्रा में क्या होता है कि ए बी इक्वल टू आप बी ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप ए बी इज़ नॉट, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ पे हो सकता है, पर बहुत रेयर केस में, ज़्यादातर केस में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता। कैसे, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे 5 2 1 हो गया, एक मैट्रिक्स मान लीजिए, और यहाँ पे 2 3 4 हो गया, ये एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो देखिए ए इंटू बी जो आएगा ना, वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है।
मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। ए इंटू बी क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, फिर 2 3 4। ये आ गया आपका ए इंटू बी। लेकिन बी इंटू ए क्या आएगा, आप इसी को इधर लिख लीजिए 5 2 1। तो बी इंटू ए देखिए क्या आता है। पहले आपको इसके सारे मतलब ये एक रो ले लिए, ठीक है, ये एक रो ले लिए। पहले आप देखिए कि मल्टीप्लाई हो पाता है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो ये आपका 3:1 है और ये आपका 1:3 है। तो ये सेम, तो इधर से तो हो गया। अगर ये 1:3 है और ये 3:1 है तो हाँ इधर से भी हो जाएगा। और इस बार आपका 1:1 का मैट्रिक्स बनेगा जो लेफ्ट पार्ट है। इसमें लेफ्ट पार्ट 3:3 था तो आपका 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। इस बार आपका 1:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। मतलब 1:1 कहने का मतलब सिर्फ एक ही कुछ आएगा, एक ही वैल्यू। अच्छा, इसके बाद मैं एक और आपको मजेदार चीज बताता हूँ, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं। तो इसका एक रो उठा लीजिए और इसका एक कॉलम, तो एक ही एक तो है बेचारे के पास, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6 और 4। तो ये आ गया आपका 20। सिर्फ 20 आंसर आया है बी इंटू ए का। और ए इंटू बी का देखिए ये आंसर है 20। ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। और इसका ये आंसर आया। तो देखिए यही बताना था कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे ज़्यादातर केस में नहीं होता। अब कौन से केस में हो सकता है आप बोलेंगे, देखिए इस केस में हो सकता है जब मान लीजिए दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको इससे, बात तो एक ही होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ मैं जो आपको बताने वाला था वो ये है कि देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो हो बाकी कितना भी कॉलम हो उससे कोई मतलब नहीं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो और जैसे इसमें एक रो हो और बाकी जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो बाकी कुछ भी हो उससे कोई मैट्रिक्स नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए जो रो मैट्रिक्स भी कहला सके और कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सके, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि रो मैट्रिक्स के लिए तो सिर्फ एक ही रो चाहिए बाकी कितना भी कॉलम हो, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही कॉलम, सॉरी, रो मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही रो बाकी कितना भी कॉलम, कॉलम के लिए सिर्फ एक ही कॉलम बाकी कितना भी रो। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे क्या होगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 20 है या फिर कोई भी नंबर है तो ये भी तो एक मैट्रिक्स है और ये 1:1 का मैट्रिक्स है। तो आप ऐसे देखिए कि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो कोई भी सिंगल डिजिट का मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होगा। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था पर हाँ अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि यहाँ पे अलजेब्रा का कोई भी रूल मतलब ऑलमोस्ट नहीं काम करता है। अलजेब्रा के रूल से पूरा अलग होता है मैट्रिक्स का रूल। तो चलिए उसमें मैं आपको कुछ नोट भी लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। पहला तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया। अरे इंक खत्म हो गया, रुके मैं इंक डाल के आता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि सबसे सिंपल पहला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ही दे दिया कि देखिए ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ये अलजेब्रा में होता होगा पर यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता। मैं जनरली वर्ड बोल रहा हूँ, हमेशा मैं यहाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अलजेब्रा में अगर a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर देखेंगे तो वहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा में होता है, पर यहाँ पे ये कब होगा, जब आपका ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, ये तभी होगा, जो कि जनरली नहीं होता है। क्यों, अब देखिए अलजेब्रा में होता क्या है अगर मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊं तो देखिए अलजेब्रा में a प्लस बी और a प्लस बी होता है ऐसे ही। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर फिर ए बी और फिर बी ए और फिर बी स्क्वायर। तो जब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसको आप 2ab तो नहीं लिख सकते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से, इसीलिए आपको मैट्रिक्स में ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको स्क्वायरिंग करना है तो। वरना इससे पहले जो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताया वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप अलजेब्रा के रूल से जाना चाहेंगे तो ऐसा कभी मत कर दीजिएगा।
वरना वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली माइनस के लिए भी कि अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ अलजेब्रा में वैलिड होता है, मैट्रिक्स में ये वाली चीज़ वैलिड नहीं होगी। वैसे ही सिंपल वो वाला भी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आप पढ़े हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चलिए देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। अलजेब्रा में तो ये इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल ये रिजल्ट आ गया, तो चलिए ठीक है। यहाँ ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो कैंसिल ही नहीं होगा। सारे केस की बात नहीं कर रहा हूँ पर ऑलमोस्ट सारे केस की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अलजेब्रा का फॉर्मूला मैट्रिक्स में नहीं लगाइएगा, बस इतना ही बोल रहा हूँ। देखिए हाँ, लेकिन इसमें ये वाला लॉ वैलिड होता है, ए इंटू बी टाइम्स सी इक्वल टू ए इंटू बी टाइम्स सी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर हाँ इसमें भी ये एक बात है कि ऑर्डर चेंज नहीं करना। ए इंटू बी टाइम्स सी है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सी इंटू ए टाइम्स बी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए पहला है तो पहला, बी दूसरा है तो दूसरा, सी तीसरा है तो तीसरा, वैसे ही करना है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए ए इंटू बी टाइम सी है तो यहाँ अलजेब्रा में भी ए बी प्लस ए सी होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला रूल वैलिड होता है, प्लस या माइनस कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। दोनों के लिए ये वाली चीज़ वैलिड होती है, ठीक है। अब एक और जो अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा था लेकिन यहाँ पे वैलिड नहीं होता, जैसे मान लीजिए ए इंटू बी इक्वल टू जीरो अगर अलजेब्रा में है तो हम क्या बोलते हैं, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ये अलजेब्रा का बहुत ही फेमस है क्योंकि इसको हम बहुत बार यूज किए हैं, बहुत बार हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक फेमस हो गया अलजेब्रा का रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो अगर ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो ये नेसेसरी नहीं है कि या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। बहुत बार ए भी मैट्रिक्स होता है और बी भी मैट्रिक्स होता है लेकिन ए भी जीरो होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, मान लीजिए ए आपका ये है, मतलब ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, पूरा जीरो 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 जीरो, मतलब पूरा ही जीरो जीरो नहीं है, वन भी है, और बी मान लीजिए आपका 0 0 3 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ए बी निकालेंगे तो अलजेब्रा के हिसाब से अगर सोचे तो अच्छा ए है बी, ए है कुछ बी है कुछ, तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, पर मैट्रिक्स में वैसे नहीं होता। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, प्लस इसको इससे करेंगे तो जीरो, फिर इसको इससे करेंगे तो जीरो, प्लस इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे तो जीरो, फिर इसको इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो जीरो, और इसको इससे करेंगे तो जीरो। तो देखिए फाइनल रिजल्ट 0 0 आ गया, जबकि आपका ना ए जीरो था ना बी जीरो था। इसलिए बोल रहा हूँ अलजेब्रा का यहाँ कोई रूल वूल नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके मतलब ध्यान देने वाले रिजल्ट हो गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्लास बहुत ही लंबा ना हो जाए बोल के एक ही और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 0 0 4 0, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में फंसा देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। ए इक्वल टू मान लीजिए ये है और आपसे ए टू द पावर 16 पूछा, तो बहुत बच्चे को तो ये वैल्यू देख के ही एकदम घबराहट, या फिर मान लीजिए ए टू द पावर 50 पूछ दिया, ठीक है, या 50 नहीं तो मान लीजिए 100 पूछ दिया, चलिए ये मान लीजिए, तो बहुत बच्चे तो यही देख के सोचेंगे कि यार इसको 100 बार गुना करना पड़ेगा इसका मतलब। पर ऐसा कभी नहीं होता, जब भी आपसे बड़ा पावर का क्वेश्चन पूछे आपको क्लू मिलेगा। और देखिए क्लू कैसे मिलेगा, आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो ए टू द पावर 100 को आप ऐसा तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर का पावर 50, यह मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही होगा, बहुत ही बचपन का है ये वाला चीज़, ये नहीं पता होगा तो फिर तो क्या बताऊँ। आप जाइए पहले पीछे का पढ़ के आना पड़ेगा आपको। तो चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर के लिए लिख लेते हैं, तो 0 0 4 0 फिर 0 0 4 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4
0, फिर 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू 0 0, फिर 4 0 इंटू 4 0, फिर 4 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 0 0। तो देखिए आपका ए स्क्वायर ही आ गया एक नल मैट्रिक्स। अब आप 0 0 0 0 को कितना बार भी गुना करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए इसका ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, मतलब इसका 50 टाइम्स भी तो आपका 0 ही होगा। तो सिंपल आंसर हो गया 0। जो बच्चे ये क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट ही नहीं लेंगे ना, उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, और जो थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे उसको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो ये था हमारा एक बढ़िया सा क्वेश्चन। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार रहा। होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं, और जितने मैं बातें बोला हूँ सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे बातें पर अच्छे अच्छे बातें, वो सब आप याद रखिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।